घर पे आज हम इनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तस्वीर अहलावत डिग्गल से। नमस्कार तस्वीर जी। नमस्कार भाई साहब। तस्वीर जी, सबसे पहले जो राजस्थान का इलेक्शन है उसके बारे में बताइए। आने वाले समय में कांग्रेस राजस्थान में क्या कुछ सरकार बनाने जा रही है या नहीं बनाने जा रही है? क्या राजनीतिक खेल है वहाँ पे? राजस्थान में प्रॉपर राजस्थान की बात करी जा तो एक दो हल्के हम जैसे वहाँ पर हम भी गए साथियों के साथ। तो क्या है, वैसे तो रिजल्ट 3 तारीख ना होगा, लेकिन हम घूमे फिरे तो मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कुछ टीवी वगैरह डिबेट देख कर। वैसे तो मेरा मानना तो ये है भाई साहब, आपने राजस्थान का दौरा किया है, उसमें उससे क्या रुझान लगता है? मैं अपना रुझान बताऊँ, मेरे को ये लगता है भाई 37% के आसपास दोनों पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी फिर वोट परसेंटेज है वो अलग अलग दलों में बट जाएगा, अलग अलग एरिया के अलग अलग विधायक, कोई निर्दलीय है, कोई छोटी मोटी पार्टी से, उनके अपने इश्यू हैं, अलग अलग प्रभाव हैं। लेकिन मोटे तौर पर 37% का आकलन है, बच गया 3%। 37 से 41 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो एक पार्टी सरकार बना जाएगी जो 4% 3% और ले लेगी। लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस 41% पर, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर जहां मैं घूमा वो आने मेरे को लग रहा है संभावना कांग्रेस की सरकार बनाने की है, क्योंकि निर्दलीयों की संख्या भी वहां पर 20 और 30 के बीच में है। 20 से ऊपर निर्दलीय होंगे, 30 से शायद कम हो जाए। तो ये अनुमान है 3% वोट शेयर का, और निर्दलीय संख्या 20 से 30 के बीच में है, और कांग्रेस की 100% सरकार लगभग मेरे को लगता है बन जाएगी, ऐसे मैं आस करता हूँ। जो सचिन पायलट है राजस्थान के अंदर, वो एक जाना माना चेहरा है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब जो उसके चेहरे पर है कितनी सीट निकाल पाएगी? 37? ऐसा है, वो चीजें इतनी बारीकी से काउंट नहीं की जा सकती, और ना उस लेवल पे हमारी सोच और समझ है। जो सच्चाई बात ये है वहाँ पे क्या आजकल ये कास्टिज्म का ये बड़ा मामला हो रहा है। कहीं कहीं गुजरों में ऐसा टीवी पे देखा रहे तो थोड़ा हाँ है फर्क सा, कहीं पे गुजर सचिन पायलट के जो कैंडिडेट उनको वोट दे रहे हैं, कहीं और नहीं दे रहे। लेकिन इस इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं। मोटे तौर पर आप मेरी समझ के हिसाब से जो आंकड़ा दूँ, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, 37% में बीजेपी और कांग्रेस है। जो भी 40-41 पर चली जाएगी वो सरकार बना लेगी, कांग्रेस 40-41 पर जा सकती है। दूसरा बेनिफिट कांग्रेस को यह है कि निर्दलीय जो हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस के साथ जाने की होगी। निर्दलीयों की एक अच्छी खासी वहां पे मेजोरिटी आएगी, 20 से 30 के बीच में निर्दलीय आने की संभावना है। तो इसलिए कांग्रेस के जो बनने के चांसेस हैं वो बीजेपी से बहुत ज्यादा है। 100% मेरे को लग रहा है कांग्रेस वहां सरकार बना लेगी। अब बात करें हरियाणा की, तो आपने जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव के अंदर रोहतक सीट पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? रोहतक सीट पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो MP साहब लड़ेंगे हमारे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो कांग्रेस ही बनेगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे 100%। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और 10 साल पहले जो राज उन्होंने कर रखा है वो लोगों को याद आने लग रहा है। MP साहब का जो हार का दुख है पिछला, वो भी लोगों के जहन में है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में एक बहुत काबिल नेता है। ऐसा नेता इस हिंदुस्तान के धरती पर, जब हम नेताओं को इस पर मैं है ना 1-2 मिनट बताना चाहूँगा आपको। वैसे जब हम केजरीवाल को देखते हैं ना, कुछ लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं क्योंकि देखो नेता तो सब है, तो केजरीवाल में क्या देखते हैं, साधारणता है, वो सिक्योरिटी को साथ लेकर नहीं चलता इस टाइप से। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर सिंपलिसिटी की बात आओ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा है, जिन 10 साल राज करके भी कभी मतलब साधारण से साधारण जीवन जिया। जब आप देवीलाल के गुणों को देखोगे तो भी आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिखेगा, जब आप केजरीवाल को देखोगे तो उसके भी अच्छे गुण दीपेंद्र हुड्डा के अंदर दिखेंगे। आप कितना भी बड़ा नेता ले लो विजनरी के रूप में, जितने बड़े बड़े नेता ना जिनको आप ये सोचते हो देश में अब ये अच्छे नेता, इनमें ये अच्छे गुण हैं, वो सब गुण अकेले दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर। वो इतना सादा, इतना सच्चा, इतना काम करने वाला, इतना बेहतरीन नेता है। अब की बार जो पिछली बार वो चुनाव में रह गए थे, अब की बार पूरी ताकत के साथ लोग लगेंगे और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ कई लाखों में उनकी जीत होगी, और इसको लेकर पूरा इलाका, पूरा हरियाणा आश्वस्त है इस बात को। अभी यहाँ रोहतक सीट से जैसे अरविंद शर्मा बने थे, तो अरविंद शर्मा का प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ?
ना अरविंद शर्मा का प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि क्या कारण है ना बढ़ने? उसका कारण ये है, उस टाइम पे धनराज भाई मोटे तौर पर मोदी वेव चल रही थी देश में, प्रधानमंत्री मोदी का एक वर्चस्व था, बीजेपी गवर्नमेंट का ऊपर से वो था। उसमें अरविंद शर्मा तो यहाँ आया था, कोई एक वर्कर भी नहीं था। तो वहाँ तो अरविंद शर्मा का तो एक दो ही बात थी उस टाइम, एक तो कास्ट फैक्टर ज्यादा जहर बोल रखा था, और दूसरा जो बात थी मोटे तौर पर, और वो बात थी मोदी वेव की। तीसरी बात थी, लोग कहीं ना कहीं अंदर खाते ये एस्टिमेट नहीं लगा पाए, ये सोचो कि दीपेंद्र हुड्डा तो इतना बढ़िया नेता है, वो तो हार ही नहीं सकता। पूरे उत्तर भारत में अगर सबसे सेफ सीट मानी जाती, ये मानी जाती। कुछ लोगों ने मतदान करने में थोड़ा सीरियस नहीं दिखा पाए, वो अपना शहरों में बैठे रह गया, वो ही सोचे यार जीत तो जाएगा, इस टाइप से रह गए। लेकिन अब की बार वो तीनों चीजें नहीं है, ना तो मोदी जी का इतना प्रभाव है, और बीजेपी की अरविंद शर्मा की एंटी इनकम्बेंसी है, वो कोई काम नहीं कर पाए धरातल पे, कहीं भी कोई काम नहीं करवा पाए। क्यों मोदी जी का प्रभाव क्यों नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अभी भी मोदी की सरकार है ना, मोदी जी का बीजेपी सरकार है, मोदी जी का बीजेपी की सरकार, लेकिन प्रभाव ना किसी भी मामले में नहीं है। हम देखा है यार, सड़कों पर संग्राम होने लग रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एक अच्छा खासा वर्ग है किसान। किसानों ने के मन से मोदी जी उतर गए जब 13 महीने वहां बैठे, और एक छोटी स्टेटमेंट भावनात्मक भी नहीं आई इतने किसान मरणों के बाद, तो किसानों के मन से वो उतर गए। उसके बाद व्यापारी वर्ग भी पूरा देश का त्रस्त है। हम छोटे व्यापारियों को देख रहे हैं, शहरों में बेचारे अपने पुरानी पूंजी खाने लग रहे हैं, नया पैसा नहीं कमा पाए। तो व्यापारी भी दुखी है, गरीब वर्ग भी दुखी है। जितना भी रोजगार वर्ग का है, जो मतलब नौकरी पेशा पे आदमी है, सरकारी जॉबों पे हैं, चाहे आप फौजियों को देख लो, ये जो अग्निपथ ले आई इससे फौजी नाराज है, ओल्ड पेंशन स्कीम से फौजी नाराज है, या और सरकारी नौकरी वाले नाराज है। दूसरी बात, आशा वर्कर नाराज है। ऐसा कोई वर्ग नहीं बच रहा देश का जो मोदी जी से नाराज नहीं है। आज मोदी जी की वो लहर नहीं है जो थी, आज मोदी जी की कोई लहर नहीं। धरातल पर जो खासकर बेरोजगारों में, युवाओं में, जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात की और वो दे नहीं पाए 2 रोजगार भी, तो उससे बहुत भारी नाराजगी है। अब की बार तो हरियाणा में तो कांग्रेस का पूरी तरीके से लहर चल रही है, पूरी तरीके से। जिस प्रकार अरविंद शर्मा जगह जगह संवाद कार्यक्रम करते हैं, इससे उनका प्रभाव बढ़ा नहीं होगा? वैसे संवाद कार्यक्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव बढ़ता आपका काम करने से। आपका सबसे पहले काम बोलता है, फिर आपकी नेचर बोलती है। संवाद कार्यक्रमों में काम ही तो मतलब किया जाता है जनता का। क्या काम किया जाता है वैसे? ये संवाद प्रोग्राम आज इलेक्शन के 5 महीने 6 महीने रह गए, जब ये संवाद प्रोग्राम आए, तो इसका मतलब तो ये है 5 साल आप आराम से अपने घर पर बैठो, लास्ट के दिन हम आए संवाद पर। क्या है भाई साहब, क्या काम करेंगे ये? एक बात बताओ, काम करेंगे, कोई नेता काम करेगा तो उसका पंचायत में पैसा आना चाहिए। यहाँ सारे पंचायत खाली पड़ी है, सारे सरपंच, पंचायत मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, सब किसी के पास पैसा ही नहीं है। जिला परिषद कहीं भी पैसे का मामला नहीं आ रहा। कहीं भी किसी, पूरे सरपंच है ना रोड पे बैठे थे, उनको चोट और मारी गई, उनको लाठी मारी गई, उनका बुरा हाल कर दिया, घसीटा तक गया उनको। महिलाओं पर अत्याचार इन न कर रखा, सरपंचों पर इन न कर रखा। पंचायत में जब रुपए ही नहीं देंगे, काम कैसे होंगे? सूखा संवाद तो आप और मैं भी कर सकते हैं बैठ के, जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा भाई साहब? अब रोजगार की बात कर रहे थे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। जिस प्रकार ये कौशल योजना बनाई है इन्होंने, हरियाणा कौशल योजना के नाम से, उसके तहत तो बहुत से बच्चों को दिया गया है। भाई जब कौशल में क्या लिया गया, इन्हें एक बात बताओ, इन्हें क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया। जो बच्चे आज एजुकेशन में ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको कौशल में लेने लग रहे हैं, 4th क्लास से भी नीचे, कहीं 4th क्लास में। इन नौकरियों को 3rd और 4th में रख दिया यार। इन कहीं को क्या होता, कौशल में क्या करेंगे? कच्चे कर्मचारी लगाएंगे, ये ठेके पे हो गया सब कुछ। डीसी रेट के कर्मचारी, डीसी रेट का कर्मचारी ठेके पे कर्मचारी होते हैं भाई साहब। कोई पक्की गवर्नमेंट जॉब है क्या? इन बच्चों ने न्यू पढ़ाई की थी, अब ये ठेके पर डीसी रेट पर लगेंगे। आज ये हालात पैदा होंगे देश में, सोचिए थी किसी ने? हरियाणा में ये हालात पैदा होंगे, अब कौशल के थ्रू लगना पड़ेगा। बच्चों का कौशल देखा नहीं जा रहा, डीसी रेट का कौशल बना कर रख दिया। क्या कौशल है भाई? कौशलता तो इन बच्चों में थी, इनका कौशल एजुकेशन, इनका कौशल नेतृत्व तो क्या पता क्या बनने चाहिए थे। आज ये इतनी बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करके हैं, हर बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट वाला जब कहीं पीएन की नौकरी करता है, वो कहीं पर पानी पिलाता है और कुछ अपने आप में गिल्टी फील करता है। सामाजिक अपमान भी हो रहा है इनका।
ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे रोजगार ना चलागी न, और सीधी भर्ती निकालनी चाहिए जैसे सरकारें निकालती हैं। जैसे एक बच्चा अपना एजुकेशन लेता है और अपना रोजगार के लिए पढ़ाई करता है ना, आगे जाकर मैं अपने परिवार को पालूंगा, उस टाइप से करना चाहिए। कौशल से कुछ नहीं, कौशल का तो मैं तो इसको कोई स्कीम मानता नहीं। वैसे एक जो परिवार पहचान पत्र चला रखा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ ना भाई, ये बेवजह के है ना, जिस दिन से सरकार आई है ना, पत्रकार साहब कागजों को लगा रखा देश, कदे किसी कागज का, कदे किसी कागज का, कागज पूरे नहीं होकर दे रहे। क्या है, क्या क्या इसके बारे में क्या कहें हम? एक बात बताओ, कभी परिवार पहचान पत्र, कभी फैमिली आईडी, क्या जरूरत है इससे लोगों का छुपा हुआ धन पता नहीं चल जाएगा गवर्नमेंट को? भाई जब छुपाया धन, ये बढ़िया बात है, मतलब जो काला धन दबा रहे हैं उसका पता चल जाएगा। काला धन से पता चलेगा, किस किस से पता चलेगा? वोटर आई कार्ड से पता चलेगा, पैन कार्ड से पता चलेगा, आधार कार्ड से पता, हर एक आदमी की इनका पासपोर्ट से पता। यार एक आईडी है तो पता करनी है ना। फैमिली आईडी वैसे कौन छुपा रहा है? वैसे किसका छुप रहा है? काला धन बताओ किसका छुप रहा है? रजिस्ट्री कराने जाते हैं, हमारे रिकॉर्ड नहीं है क्या? रजिस्ट्री में जमीन लेते हैं, वहां इंतकाल नहीं होता, हमारे रिकॉर्ड नहीं होता क्या? रिकॉर्ड नहीं होता। ये भाई साहब ये बरगलाने की बात है। बोले इसमें काला धन छुपा, काले धन का इसका क्या मतलब है भाई साहब? मतलब हर एक आदमी की संपत्ति का पता चल जाएगा, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन दौलत है, कितनी आमदनी है सालाना की। भाई साहब अब एक बात बताओ, नोटबंदी करी, एक महिला जो 500 2,000 रुपए छुपा रही थी, मेरा गुजारा बुरे वक्त में काम आऊंगे, उनका पता चल गया, उससे क्या फायदा हो गया? और वो नोट निकल वाली, उससे कुछ फायदा हो गया? जमीन से क्या है भाई साहब? ये तो ले रखी है लोगों ने, जिसके पास है काला धन निकालने के 100 सोर्स हैं। ये तो एक बहाना है कागजों का लगाए रखने का, ना काला धन। कहाँ काला धन है? किसके पास मिला है काला धन? ये सरकारें है ना, जिस हिसाब से इनके पास और बहुत चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं इनकी। अब ये तो कुछ एनआरसी वगैरह पीछे नहीं लाए थे, बोले रोंगिया ना पकड़ेंगे बांग्लादेशियों ने। यार एक बात बताओ, देश की जनसंख्या तो धनराज भाई 140 करोड़ जानने लग रही है, रोंगिया बताओ है 2 करोड़। अब 2 करोड़ लोगों ने ढूंढने के लिए 138 करोड़ लोग रोज कागज बदलवाओ, नई लाइन में लगे। ये कहाँ का भाई साहब, ये कहाँ का? सोच के देखो आप। यानी एक चीज ठीक करनी है, काला धन है 1% लोगों के पास, उसके लिए कागज बदलवाओ। देश के या जो स्टेट के हैं 2.5 करोड़ आदमी, तो 2.5 करोड़ कागज बदलवाओ। यार कमाल की बात, ये कौन सी बात है भाई साहब? और रोंगिया मोहल्ले में भी सरपंच कह रहे थे, भाई गांव में, आपके गांव में पता करना है, सरपंच नहीं बता देगा, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड नहीं बता देगा, वोटर कार्ड का रिकॉर्ड नहीं बता देगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने कागजों के पीछे लगा, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा जाए उनका, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा जाए, फिर उनका कैसे रिकॉर्ड निकलेगा बताओ? फर्जी डॉक्यूमेंट से बनवा लेंगे, लेकिन सरकार की सीआईडी से कैसे बचेंगे? अब तेरे गांव में 4 रोंगिया रह रहे हैं, आप पत्रकार हो, आपसे भी पता चल जाए, सरपंच से पता चल जाए, ब्लॉक समिति से पता चल जाए, आंगनबाड़ी से पता चल जाए, वोटर कार्ड से पता चल जाए, आधार कार्ड से पता चल जाए। उसके अलावा फिर अगर दूसरी कोई स्कीम, एक और न्यारा कार्ड लिया है, अगर रोंगिया ढूंढने के लिए, ये पूरा गाँव हो ना, दोबारा से ये कागज बनवाओ जहाँ कहीं रोंगिया ना हो। यार रोंगिया हमने यहाँ नहीं दिखता भाई साहब। ये है ना सिर्फ और सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करने का, लोगों को काम मुलझाए रखने का मामला है, और कुछ नहीं है। ये इनसे कोई फायदा नहीं है भाई साहब। तहसील में जाते हैं, सबका रिकॉर्ड है, ये कौन सी बातें हैं यार? रजिस्ट्री हो, सबका रिकॉर्ड नहीं है, ये कौन? ये बेवजह की बातें हैं। तो एक कोरोना के टाइम में जैसे मोदी सरकार ने इस प्रकार जो कोरोना के टीके लगाए हैं बिल्कुल निःशुल्क, उसके बारे में क्या कहना है? और एक किस्म से बहुत बेनिफिट कराया है लोगों को, आज जो सेफ है जनता, जो जिसके कारण कोरोना के कारण बचा जा सका है, उसके बारे में क्या कहना आप? भाई उसमें क्या है, किसका दायित्व तो बनता है टीके लगाने का? सरकार का। फिर सरकार ने वो काम किया, सरकार ने करना चाहिए, लेकिन सरकार उस मामले में फेलियर रही है। क्योंकि गंगा जैसी पवित्र, फेलियर क्यों है? विदेशों तक भेजे गए थे टीके। सुनो सुनो सुनो, गंगा जैसी पवित्र नदी में लाशें बहाई गई, लोगों ने दाग तक नहीं दिए गए, अस्पतालों में ऐसी बुरी व्यवस्था देखने को मिली, और कहीं पर पीपीई किट नहीं मिल रही है, कहीं पर टिक्के नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर के लिए बुरी तरह लोग भाग रहे थे, नकली रेमडेसिविर भी चल रही है, असली भी चल रही। उस व्यवस्था को जिसने अंदर चल कर झेलिया है ना, उसने पता है इस मामले में। बल्कि है ना, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल कहना तो चाहते नहीं, लेकिन लोगों का कहना है, अगर उनने तो मानवता के नाम पर कई जगह व्यापार भी किया है, व्यापार भी किया है। सरकार की अनदेखी और सरकार का जो दुरुस्त मामला नहीं मिला, उसके कारण जब शुरू से ये कहने लग रहे थे विदेशों में, भाई जल्दी से जल्दी आप अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगाओ, तो सरकार ने कितनी देरी की? फरवरी के बाद अप्रैल तक गया, 1.5-2 महीना, उससे केस बढ़ी। सरकार उन काम तो किया, लेकिन इतना नहीं किया जो करना चाहिए था।
एक एक आदमी यहाँ पे ना ऑक्सीजन की वजह से मरते देखे। आपके हमारे किसी की रिश्तेदारी में एक एक दो दो आदमी ऐसा मर रहा होगा, आप कहो चाहे मत कहो, जो आपने ये पता है अगर सरकार के फेलियर के कारण गुजरा हो, उसमें टोटली सरकार का फेलियर रहा है। लेकिन क्या है, कुछ हद तक वो महामारी थी, उसमें पूरी दुनिया दुखी हुई, तो उसको इस हिसाब से नहीं ले सकते कि उसमें सरकार का पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन मोटे तौर पर सरकार उसमें, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सरकार को फेलियर मानता हूँ, पास नहीं मानता भाई साहब। बहुत तंगी बहुत। एक बात बताओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी यहाँ पे राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा ने प्रोवाइड कराए हरियाणा में जगह जगह पे, उनकी टीम ने कितने सिलेंडर प्रोवाइड कराए। सरकार के पास सिलेंडर भी नहीं थे अस्पतालों में, इतना बुरा हाल था। यूथ कांग्रेस की टीम लगी थी, पता आपको, दीपेंद्र हुड्डा ने एक टीम बनाई थी अपनी, जगह जगह सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसमें बहुत सेवा कर रखी है। क्या सेवा कर रखी है उसमें? सिलेंडर की सेवा की भाई साहब, लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने की सेवा की, वहां पर मदद की। और कैसे कहेंगे, दवाइयाँ रेमडेसिविर वगैरह भी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे थे, जगह जगह से हर चीज में मदद की। और एक टीम जो मानवता के लिए रोडों पर लगी हुई थी, इतने बुरे टाइम में जब आदमी आदमी से डर रहा था, परिवार में परिवार, आम आदमी एक दूसरे से डर रहा था, एक कमरे से दूसरे कमरे में रह रहे थे, उस टाइम पर कोई आदमी अगर लोगों के बीच में निकले तो हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा की जो टीम थी उनका, और दीपेंद्र हुड्डा जी का। जैसे अब कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, जैसे करनाल और उस साइड में, तो उस साइड में आपकी कांग्रेस ने क्या किया? वहाँ पे कांग्रेस ने जो उनका हक बना था वहाँ पर रोटी तक का, और जो उनके खाने की व्यवस्था है, पानी की बोतलें, वहाँ पर कांग्रेस ने खूब मेहनत की। ऐसा है, ये चीजें जब आती है ना, तो इसमें मानवता के तौर पर सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी करना पड़ता है। और इस चीज की कोई घनी बड़ी बड़ाई नहीं होती। हर क्या बताए, गली का आदमी सामान्य सा भी सेवा करता है, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन इन मामलों में जहां सरकार होती है जिसकी, अगर वो वहां पर वाटर पंप लगाने में, वो वहां पर पानी निकालने में, या लोगों तक पहुंचने में अगर सफल नहीं होती, तो उसकी जरूर गलती होती है, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार चाहे वो कर दे, सरकार कई बार ढीला रवैया अपनाती है, उसके कारण ज्यादा लोग तो दिक्कतें आती है। वैसे तो भाई परमात्मा की देन है, वो झेलनी तो पड़ेगी, कुदरत का कहर है भाई साहब। बात करें अपने बेरी हलके की, तो बेरी हलके में क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहे हैं अभी? किस टाइप के रुझान? मतलब आने वाले समय में, जैसे विधानसभा का, लोकसभा विधानसभा में, पहले तो लोकसभा की बताइए, बाद में विधानसभा। लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई जी 70,000 वोटों की लीड लेंगे यहाँ से। 70,000 वोट लेंगे? हाँ, 70,000 वोटों की लीड लेंगे यहाँ से, बेरी विधानसभा से। और अरविंद शर्मा देख लो ना, 70,000 वोटों से पीछे रहेंगे, 70,000 से ऊपर वोटों की लीड। पहला इलेक्शन में बढ़त थी उनकी, वो जीते थे यहाँ से? ना नहीं जीते थे, 28,000 वोटों से पीछे थे। लेकिन अब की बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, और पिछली हार का इतना दुख है, जो लोग यहाँ से शहरों में पलायन करके या वैसे करके, जिनकी वोट यहाँ पर रहेगी, वो पिछली बार वोट डालने में थोड़ी वो करके, अब की बार वो कह रहे हैं भाई वोट से 2 दिन पहले यहाँ लेंगे, 70,000 वोटों की लीड होगी। और गाँव का गरीब गुरबत किसान आदमी बिल्कुल इस बाट में बैठा है, और कैसे सरकार आओ है, बीजेपी को घुसने नहीं देना, कांग्रेस की फुल प्लग वोट डालना, ऐसा लोगों में ऐसी मान्यता है, ऐसी सोच है लोगों की। बात करें लोकसभा सीटों की, तो पूरे हरियाणा के अंदर कितनी सीटें आ सकती हैं लोकसभा की? तो पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का आज के दिन जो माहौल दिख रहा है, पूरा फुल फ्लैग बहुमत आने की उम्मीद है। 10 की 10 सीटों पर पूरी बढ़त है। अभी उसको कहना अतिशोक्ति होगा, लेकिन कांग्रेस आज बीजेपी से 3-4 कदम आगे है। कांग्रेस आज 70 वोटों पर खड़ी है, बीजेपी आज 30-35 वोटों पर खड़ी है, दुगनी वोटों पर खड़ी है कांग्रेस आज लोकसभा की सीटों पर। एक जगह जगह जैसे चर्चाएं चली हुई है, कई बार हमने सुना भी है, वैसे हमें कंफर्म तो है नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी बात, जैसे हमने सुना है कि जैसे राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, तो लोकसभा के अंदर अपने ये भूपेंद्र हुड्डा की आने की उम्मीद है, बताई जा रही है कि दीपेंद्र हुड्डा आगे सीएम का चेहरा घोषित हो सकते हैं। उसके बारे में क्या कहना आप लोगों का? देखो, मौके पर क्या परिस्थिति बने राजनीति में कह नहीं सकते, लेकिन आज के दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब कई जगह पर इंटरव्यू लिए गए पत्रकारों से, तो वहाँ पर ये जिक्र उठा जी कौन लड़ेगा, तो एमपी साहब ने कही मैं लड़ूंगा। लगभग ये मन कई जगह भाई यार, देखिए आप पत्रकार भी जानते हो, वैसे भी नेता हैं भाई, मछली पानी बगैर थोड़ी रह सकती है, वो ही लड़ेंगे लगभग। बात करें अपने बेरी विधानसभा से, तो बेरी विधानसभा में आने वाले इलेक्शन में क्या कुछ रुझान देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के?
कांग्रेस पार्टी ठीक रहेगा। बेरी तो कांग्रेस का गढ़ रहा है भाई साहब, गढ़ रहा है। अब की बार ये सुनने में आ रहा है जो विधायक गढ़ जी तोड़े भी तो हैं। जा सकते हैं, गढ़ तोड़े भी तो जा सकते हैं। गढ़ तोड़े जब जा सकते हैं जब गढ़ में कोई काम करने में कमी हो। तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत ज़्यादा काम करे हैं, और उनके साथ साथ पहला ऐसा नेता, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बहुत बने भाई साहब, लेकिन किसी का बेटा ऐसा नहीं बना जिसने बाप का ऐसा साथ दिया। जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन टाइम अप है उनके बेटे चाहे सांसद थे चाहे एमएलए थे, उन्हीं ने कभी अपने बाप का इतना साथ देकर काम नहीं करवाया जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सादगी में रहते हुए अपनी इंजीनियरिंग लाइन का जो उन्होंने एजुकेशन की उसका तजर्बा करते हुए यहाँ काम करवाए। जो उन्होंने अपना तजर्बा के साथ जो अपने इलाके में बिल्कुल दिन रात एक करके 24 घंटे के आसपास सेवा करके जो मेहनत करके काम करवाए ना, इतने काम किसी भी नेता नहीं कराए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिताजी के कार्यकाल रहते हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहते हुए सबसे ज़्यादा 10 साल सेवा की। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा नहीं जिसने ऐसी सेवा की हो। सब ने अपने बाप चीफ मिनिस्टर थे ना, जब इतना काम नहीं करे किसी इलाके में ऐसी खुशी नहीं देखी वह आगे इसने बाप के बराबर कंधे से कंधा मिला गया उससे ज़्यादा काम किया। ये ऐसे ही काम थोड़ी होगी, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के तजर्बा और जो उसकी मेहनत है ना उसके कारण ये ज़्यादा काम हुए भाई साहब। तो यहाँ तो इनका काम बोल रहा है भाई साहब, इनकी सादगी का नाम बोल रहा है। बड़े बड़े लीडर जो विजनरी हैं उस रूप में देखे जाए दीपेंद्र हुड्डा, कोई उंगली टेक इतनी भी कमी नहीं। आज के दिन दीपेंद्र हुड्डा के बारे में ये कहा जाता है अगर दीपेंद्र हुड्डा का विरोधी भी नाम ले हैं तो उनके भी वोटों का नुकसान हो डर बना है। तो उन्होंने तो बेरी हल्के में यहाँ को बहुत काम करवा रखे भाई, उनका गढ़ है ये। बेरी हल्का तो भाई साहब की बता रहे हैं विधायक जी की पुत्र वधू इलेक्शन लड़ेगी। देखो वो तो चुनाव लड़ना लड़ाना वो तो हुड्डा साहब के हाथ में बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसको टिकट दे किसको लड़ाओ। लेकिन क्या है डॉक्टर रघुवीर का दिन यहाँ से विधायक उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कि पुत्र वधू लड़ेगी या ना लड़ेगी, इस टाइप का चर्चाएं चली हुई है बेरी विधानसभा चर्चा तो चली, लेकिन उन्होंने कभी इस टाइप का जिक्र नहीं करा। तो मैं तो इस चर्चा को यही सोचता हूँ भाई ये लोकसभा है सबसे ज्यादा चर्चा चली हुई है भाई बार आदमियों की। देखो किसकी सोच को रोका जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। कई बार डॉक्टर साहब से भी कई बार लोगों ने इंटरव्यू किया, आपने भी गाँव में आ रहे थे जब शायद मैं देख रहा था, हाँ। पूछ रहे थे, तो ऐसी कोई बात आई नहीं, उन्होंने कही है ऐसी बात नहीं, ऐसा जिक्र नहीं आया ना, ऐसा जिक्र हमें लगता होगा हमारे सामने नहीं आया। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को तो क्या संदेश देना चाहूँ भाई, अपने जो हमारे वेल विशर हैं, जो साथी हैं, जो आप लोगों का चैनल देख रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपकी फॉलोइंग बढ़ाएं। और धनराज भाई बहुत बढ़िया धरातल पर काम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से सब भाइयों को राम राम नमस्ते। और भाई हमारे लायक कोई काम हो किसी तरह का भी जो हमारी जिम्मेवारी लग सकती हो जहाँ जो उसको हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। और जो भी इस चैनल को देखने वाले हैं वो इस चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आने वाले धनराज काफ़ी मेहनत कर रहा है आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में की विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की? पूरी तरह तैयारी चल रही है। जैसे एक योजना के तहत कार्य होता है, तो लोकसभा की किस प्रकार, जैसे दीपेंद्र हुड्डा हर गांव का दौरा कर रहे हैं या किस प्रकार क्या सोशल मीडिया की तरह प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी कर रही हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए? हर तरीके से तैयारी कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे ख्याल से पहला ऐसा नेता है, मतलब आप लगा लो, मतलब ये लगाओ आप 8 घंटे सोने के बच गए, 16 घंटे बच गए जीवन में। 4-5 घंटे आदमी लोकसभा विधान वहाँ भी राज्यसभा में भी देता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 1 घंटा में आदमी औसतन तौर पर भाई साहब मेरा मानना है किसी वर्कर से 2 मिनट भी बात करे या 3 मिनट भी बात करे, तो 2 मिनट भी बात करे तो 30 वर्कर हो गए, 30 आदमियों से बात कर ली मोटे तौर पर। और आदमी एक दिन में टाइम दे भी तो 10 घंटे हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता तो 12 लगा लो, 12-36 360 आदमियों से मिल सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतना मेहनती भाई है, रोज की रोज कम से कम भी ये लगा लो 2-3 हज़ार लोगों से रोज मिलता है डेली, इतनी कार्यशीलता, 2-3 घंटे फ़ोन सुनता है डेली के डेली, कम से कम भी 100-150-200-500 आदमियों से बात फोन पे भी करता है। इतना मेहनती आदमी मन अपने जीवन में देखा वैसे दिल्ली। वैसे तो पता है क्या है, जैसे देखो हम तो राजनीति में सब अपने नेता की तारीफ करें, लेकिन हम अलग अलग आदमियों द्वारा बैठे हैं,
कोई इनेलो से जुड़ रहा है, कोई जेजेपी से जुड़ रहा है, कोई बीजेपी से जुड़ रहा है, कोई आम आदमी से जुड़ रहा है। हर जगह पे एक बात पक्की आती है भाई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनसे बड़ा दिल का नेता कोई नहीं है। बहुत बड़े दिल के नेता है। नेता बड़ी बड़ी पार्टियों में है, छोटी छोटी पार्टियों में अपने दल बना रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नेता हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से जब आप उनके वर्करों को नज़दीक से उनसे बात करके बताओगे तो उनका स्वभाव, एमएलए चाहे एक मत आओ या 2-3 एमएलए हों या कैसी पार्टी, उनका स्वभाव एक अलग टाइप का अहंकारी है। और मतलब कोई आदमी उनके साथ काम करता है, वर्किंग करता है, और कभी उनकी नाराज़गी वगैरह भी हो जाती है, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो वो जहर बनाते नेताओं में बहुत से नेताओं में कमी। भूपेंद्र हुड्डा पहले ऐसे नेता है जिनको सबसे बड़े दिल वाला नेता कहा जाता है। इन आदमियों के साथ जुड़ा हुआ आदमी, नफरत तो ये किसी से करते ही नहीं, और प्यार के मामले में जितने भी आदमी इनसे जुड़ेंगे लगभग हर आदमी इनको ये मानेगा भाई हमको इज्जत देते हैं और काम भी करते हैं हमारा। तो हमारी एक खुशकिस्मती, हम इतने बढ़िया नेता के साथ जुड़े जो हरियाणा में सबसे बड़े दल और सबसे बड़े दिल के नेता माने जाते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाई फॉर्मर सीएम हैं और फार्मर सीएम भी हैं, किसान नेता भी हैं। वो किसानों के मामले में जो उन्होंने काम करे हैं कोई नहीं। दल तो सभी बड़े हैं। हाँ, दल तो बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी पुराना दल है भाई, सब 100 साल पुराना था। क्यों बीजेपी कहाँ कम है? बीजेपी और अब तो आम आदमी भी सेंटर में बन गई है। बीजेपी पुरानी, इतनी पुरानी पार्टी नहीं जितनी कांग्रेस है, कहने का मतलब ये है भाई साहब। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ मतलब धान थे 11-21 धान पिटने लग रहा था, जब उस धान को जब लोगों ने कही जी धान पिट जाएगा 1200-1400 के रेट आ गए, जब एक्सपोर्ट खलवा गए और 4400, 4500, 5000, 5500, 6000 तक के रेट दिलवाए, जब लोगों ने कही थी हुड्डा तेरे राज में जीरी गई झाड़ू, तब का टाइम है वो, आज तक देख लो आप। तो किसान के मामले में, गरीब के मामले में 3-4 लाख के आसपास तो भाई साहब प्लाट दे रखे गरीबों को। जिस दिन से 10 साल से सरकार गई, किसी ने 1 इंच जमीन भी ना दी, एक ईंट नहीं लगवा रखी गरीब बाग है। किसान के मामले में किसान रोडों पर सड़कों पर घूम रहा। तो हम ऐसे नेता के साथ हैं, भगवान की दया से हम राजनीति की लाइन में भी आए तो ऐसे नेताओं के साथ जुड़े जो हरियाणा में सबसे बड़े दिल के नेता माने जाते हैं भाई साहब। आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो किसानों के लिए क्या करेगी? किसानों की ही सरकार मानते हैं कांग्रेस को, तो ऐसा कोई काम ही नहीं होगा जो किसानों के लिए नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो किसानों के नेता माने जाते हैं, फार्मर सीएम और फॉर्मर सीएम ही तो कहते हैं लोग इनको, पूर्व मुख्यमंत्री और किसान मुख्यमंत्री। किसानों के मामले में क्या, किसानों का ही राज होगा। मोदी ने भी तो किसानों की पेंशन करी है। मोदी ने भाई साहब क्या है, पेंशन नहीं की है किसान समृद्धि योजना के नाम से, लेकिन उसको लोगों ने लाइक नहीं किया। क्यों लाइक नहीं किया? क्यों यो लाइक नहीं किया? 2-2 हज़ार रुपये जो आप कह रहे हो जो दिए, उसके बाद एकदम से कारपोरेट का जो किसान की मैं एंट्री कराना, उससे लोगों ने ये लगा आगे हमारे साथ छल किया गया। पहले हमको राजी किया गया, फिर कारपोरेट के हाथों में देने की कोशिश की, और कारपोरेट के हाथों में देना ये बहुत बड़ी गलती थी मोदी जी की। जो कारपोरेट में देना चाह रहे थे ये गलत बात थी मोदी जी की, ये ऐसे करना नहीं चाहिए। 700, एक बात बताओ भाई साहब, 750 किसान गुजर गए, एक संवेदना भी नहीं छोटी ही। प्रधानमंत्री जी एक बस पलट जाए, छोटे मोटे कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, उस पर संवेदना करते करनी चाहिए। कहीं भी एक आदमी भी अगर कहीं इस देश का नागरिक कोई दुखी होता है तो संवेदना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन 750 किसान मर गए 2 ठंड में, वहाँ पर सड़क पर घर छोड़ के, माँ बहन बेटी बैठी, उनके साथ इतना जहर बरतना, इतना ऐसा दुर्व्यवहार करना, ये सदियों तक भूलिया नहीं जाएगा। ये है ना, ये जो दुर्गति की, ये जो दुख किया, ये प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ गलत किया। इस मामले में किसानों को बहुत बड़ा दुख है। उसके बाद फिर वो पहलवानों की बात करते थे कि हरियाणा से बहुत पहलवान निकले। अरे पहलवान छेड़छाड़ जैसे मामले में बेटी जंतर मंतर पर बैठी रही, उन्हीं पहलवानों को पूछते थे भाई क्या खाओगे, चूरमा खाओगे, क्या खाओगे, आपको हलवा पसंद है। फिर उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, उनको एक कौम का बता के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको एक स्टेट का बता के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये क्या चीज़ भूलने वाली, ये नफरत भरी बात है। ये इतना सरकारों का वो होता है क्या कि किसी के पीछे अगर उस कौम के पीछे पड़ गए तो उनके पहलवानों की भी, उनके किसानों की भी है, उसको कौम का कह के भी बर्बाद करना। उसके अगर बच्चे फौज पुलिस में जा तो वहाँ अग्निवीर बना देना। मतलब ये चीज़ें ना, ये किसान जो बैठा गाँव में जिसको ये भोला समझ रहे ना, बड़ी बड़ी सरकारें ये सब समझ रहा है। अब ये चोट किस पर मारी जा रही है,
सीधे सीधे चोट होगा, उन्हें पता है ये चोट किस लिए मारी जा रही है, क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं। आज उनके बेटे फौज में नौकरी करा करते, उनको 4 साल का फौजी बना दिया। 1 साल की तो ट्रेनिंग हो भाई साहब, 3 महीने की छुट्टी, 3 चौक 12, 1 साल छुट्टी में चले गए, सिर्फ 2 साल की नौकरी कर पाओगे। और सीधा बॉर्डर पर भेज दिया। बॉर्डर पर भेज गया, पंजाब का एक लड़का शहीद होया, सरदार आपने भी देखा होगा। वहाँ पर फौज ले आकर घर पर पार्थिव शरीर को रख गई, शहीद का को है, उसको मतलब सैनिक की विदाई भी नहीं दी गई। क्या कमाल है यार, एक अग्निवीर 4 साल का, उसको सैनिक की विदाई नहीं देनी चाहिए थी। चल नौकरी 4 साल की कर दी, विदाई तो सैनिक की होनी चाहिए, मरा तो शहीद की मौत है। उस पर भी है, उस पर भी इस टाइप की पॉलिसी लाने लग रहे प्रधानमंत्री, उसको सैनिक की विदाई नहीं दी गई यार। कितना क्या और कितना पाप करेंगे ये। लोगों में ये चर्चा हुई कहीं आंदोलन का दुख ना जाहिर वो ना कर रहे यार, इस टाइप का ना बहुत। मोदी जी की जो पॉलिसी है ना, सीधम सीधा किसान विरोधी है भाई साहब, सच्चाई बात ये है। हाँ कुछ मुद्दे आप उनका ठीक है भाई, धारा 370 है, राम मंदिर अलग बात है, लेकिन किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे ना तो ये देश टूट जाएगा। उन्होंने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की है, और ये पाप का विषय है। मैं नहीं, इस मामले में मैं प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, वो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करें, ये बहुत दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये अग्निवीर को खत्म किया जाएगा। देखो वो तो कांग्रेस के वो तो अग्निवीर को कह रहे हैं अब वापिस से वही रूल लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लाएंगे, जैसे बहुत सी वो तो करेंगे। कांग्रेस ने तो एमएसपी का वादा किया, एमएसपी लाएगी कांग्रेस। अग्निवीर की जगह सीधे फौजी डायरेक्ट भर्ती करेंगे। ठीक है, वो एक आदमी देश के लिए जान देता है, मेहनत करता है यार, उसका 20-30 साल की नौकरी तो बनाया है ताकि वो देश की लंबी सेवा करे। 2 साल में जीवन में क्या तजर्बा है। 19 साल का बच्चा भर्ती हुआ, 23 साल में वापिस आ गया, फिर बेरोजगार। धरातल पर जो काम किया है ना भाई साहब, वो मोदी जी की कहीं भी, मैं रोजगार के मामले में कहीं भी देख लो, मैंने तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा। अब वो एक और एक है ना, सच्चाई बात ये है कि भाई राजा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो देश में, तो उसके मुख्य तो 2 काम होते हैं भाई साहब, 2 मुख्य होते हैं। और तो चलो करो ना करो, एक वो ऐसी प्रशासन व्यवस्था दे जिसमें जात धर्म लिंग, छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी भी आधार पर भेदभाव ना, ऐसी शासन व्यवस्था दे। प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले में फेलियर रहे। देश धर्म में भी बट गया, जात में भी बट गया, और लोगों का ये कहना है बीजेपी ने बांटा है और बांट भी दिया। जगह जगह पर झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो या फिर आप हरियाणा पंजाब में हो, कहीं भी देख लो आप, जगह जगह पे। दूसरा एक शासक का मुख्य कर्तव्य ये बनता है कि आखिरी पंक्ति में बैठे आदमी भी भूखा ना सोए। देश में बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई, इतनी गरीबी आ गई है, अब यहाँ पे गरीबी के कारण बहुत बुरा हाल है। तो कांग्रेस पार्टी गरीबी को खत्म कर देगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक में रही है, खत्म कर देगी ना कर रही, लेकिन उसकी जो पॉलिसी है ना, वो देश में गरीबों के हक में रही है, ये जग जाहिर है भाई साहब। आप गरीबी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताओ, हुड्डा साहब ने 4 लाख लोगों को प्लाट दे दिया, मकान बनवाने के उनको पैसे दिए, ये छोटी बात नहीं है क्या? कितनी बड़ी बात है ये, छोटी बात मान लो इसको आप। 4 लाख घर देने, इन एक घर भी नहीं दिया भाई साहब। ऐसी पॉलिसी देखो ना आप। और कांग्रेस क्या करेगी? घर बनवाने लग रही, काम करवाने लग रही, रोजगार देने लग रही। कितने रोजगार दिए हुड्डा साहब ने? इनने क्या रोजगार दिया? ऐसी पॉलिसी बनाई, पहलवान खिलाड़ी देखो कितने अफसर लगे हैं, मेडलों की बाहर आने लगी थी देश में। कितना बढ़िया काम किया था भाई साहब। आज उन्हीं पहलवानों को, आज उन खिलाड़ियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। एक बीजेपी कहती है जैसे खर्ची पर्ची को खत्म कर दिया गया है, उस कांग्रेस के टाइम पे ये चलती थी, उसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? उसके बारे में ये कहना है, मुद्दा तो इनके पास है नहीं, ये पर्ची खर्ची का आप मोटा हाथ सुन लो। पर्ची खर्ची किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक बात तो सच्चाई है, देश में एक वर्ग ऐसा है, एक ऐसी व्यवस्था है, आप फौज में जा लो, आप पैरामिलिट्री में जा लो, आप नेवी में जा लो, किसी भी फौज में जा लो, एयरफोर्स में जा लो, आप रेलवे की भर्तियां में जा लो, आप किसी स्टेट की भर्तियां में जा लो। भ्रष्टाचार में कुछ आदमी, एक 10-12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एक रूमर फैला रखा है, अब पैसे देकर ही भर्ती होते हैं। ठीक है, तो फौज में भी कई बार मैं बच्चों से पता करता हूँ, कोई साथी लग जा, कहते हैं बोला भाई वो तो पैसे देकर लग गया,
पुलिस में कई बार बात करते हैं, दिल्ली पुलिस में लगे आप पैसे देकर भाई, वो तो सेंटर की है, किसी और स्टेट में देख लो, रेलवे में देख लो। तो जो ये ऐसे लोग नहीं है, ये तो भाई साहब खत्म नहीं हो सकते। तो कांग्रेस में भी मिलेंगे और ये आपको बीजेपी में भी मिलेंगे। बीजेपी में तो भाई साहब पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में था। जब इनका बोर्ड का चेयरमैन वहां तक पकड़े गए हैं लोग, बीजेपी में रुपए देकर नहीं लगते हैं। यो एक खासा वर्ग है, लेने वाला भी देने वाला। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के राज में कोई एक आदमी कहते कि मैंने भूपेंद्र हुड्डा को या किसी विधायक को या किसी को मैंने पैसे देकर मैं नौकरी लगा, एक आदमी ले दो, कोई भी आदमी ले दो। ऐसे दलाल तो भाई साहब उनको क्या कहोगे अब ऐसे तो फौज में ही भ्रष्टाचार, फौज में ही पर्ची खर्ची है, रेलवे में भी पर्ची खर्ची है, राजस्थान में ही पर्ची खर्ची, बिहार में ही पर्ची खर्ची, पंजाब में ही पर्ची खर्ची, फिर तो सारे पर्ची खर्ची है। और बीजेपी के राज में हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्ची खर्ची है नहीं पर्ची खर्ची। बहुत से बच्चे पैसे देकर कहते हैं हम पैसे देकर लग गए, सामने आने पर मना कर देते कि बताओ क्या हालात करें। ये तो एक दलालों का तंत्र है। हम तो ये कहते हैं ऐसे दलालों से बचो। हुड्डा साहब पर कोई 1 रुपए की उंगली नहीं उठा सकता। किस चीज़ की पर्ची खर्ची की बात कहते हैं ये? इनके चेयरमैन फंसे खड़े रहते हैं। इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया यार। एक भर्ती नहीं जाती जिसमें टेस्ट वो नहीं होता, सारे में टेस्ट पेपर लीक होने लग रहे हैं। अब इनने भर्ती तो निकालनी नहीं, नौकरी तो देनी नहीं, उल्टा पर्ची खर्ची का मामला कर दिया। कहाँ की पर्ची खर्ची भाई साहब, हमारे सामने ला दो कौन पर्ची खर्ची है। रही दलालों की बात, वो आपको आप फौज की भर्ती में चले जाओ वहाँ भी गेट पर मिलेंगे, आप रेलवे में चले जाओ वहाँ भी गेट पर मिलेंगे, नेवी में भी, फिर वहाँ भी पर्ची खर्ची है, वहाँ कौन लेता है फिर। ये तो भाई साहब एक 10% दलालों का मामला है। ये बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, कोई पर्ची खर्ची शब्द नहीं। हाँ, हुड्डा साहब के राज में एक जरूरी बात थी, अब कोई गरीब हो जाता, किसी का माँ बाप गुजर जाता, कोई और गरीब होता जिस बच्चे को जरूरत होती थी, तो लोग यहाँ से पंचायत करके जाया करते इकट्ठे होकर और कहते जी इस बच्चे का भला हो जाएगा, इसके माँ बाप ऐसे हैं, ये गरीबी में ही ऐसे। तो कुछ एक आध बच्चों को कहीं ना कहीं सरकार का हक भी होता है एडजस्ट करने का। और सरकार किस लिए बनाई जाती है भाई? कहीं PN छोटी मोटी नौकरी तो देनी पड़ती है यार। इनकी तरह सरकार थोड़ी है जो एक चपरासी भी भर्ती नहीं कर सकते, एक 4th क्लास का एक मंत्री भी भर्ती नहीं कर सकता, सारा बोर्ड विभाग खा जाता है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। राजा का काम होता है, कोई गरीब आदमी है तो उसको छूट देने का काम करेगा। लेकिन पर्ची खर्ची का मामला हरियाणा में कहीं नहीं चला, हमने तो देखा नहीं ना हमारे सामने ऐसा आदमी। और रही ये पर्ची खर्ची शब्द, ये तो मैं तो इसको व्यक्तिगत तौर पर 10-5 दलाल मानता हूँ। ये पार्टियों में भी होते हैं और ये सामाजिक जीवन में भी होते हैं, ये सारी जगह होते हैं। तो दलालों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। और पर्ची खर्चे कुछ मामला नहीं, उन लोगों को जो लोग इस टाइप का काम करते हैं उनको कहना भी चाहिए तुम तो दलाल टाइप हो भाई, पर्ची खर्ची वाले हो, उनको कहना चाहिए पर्ची खर्ची क्या होती है। आप बताओ भाई साहब, मैंने तो हुड्डा साहब के राज में कहीं पर्ची खर्ची देखी नहीं, और इनके राज में पर्ची खर्ची पक्की है। इनके राज में अफसर बहुत ज़्यादा पैसे ले लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। गाँव में घर में हर आदमी तंग है, क्योंकि इनने तो जो रोजगार निकाले वो लिमिटेड से हैं भाई साहब। रोजगार के नाम पर क्या किया है? अब मेरा गांव है डिगल गांव में मोटे तौर पर क्या रोजगार दिया हुआ? 10 से 12 रोजगार भी ना दिए भाई साहब हैं। हमारे टाइम पर 58 तो JBT टीचर थे, 200 से 250 भर्ती हो रहे हैं भाई साहब। पिछली टर्म में अगर टोटल कैलकुलेट करा तो 500 रोजगार है भाई साहब हैं, 500 रोजगार है। अब 10 से 12 नहीं 10 साल हो गए भाई साहब। इन नौकरी तो देनी नहीं, क्रिटिसाइज फिर पर्ची खर्ची गए उस पर कहो बेवजह। तो ये मैं तो इस बात को मान्यता नहीं देता भाई साहब मैं, और ये है भी नहीं धरातल पर कहीं। एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे शुरू में चौटाला की गवर्नमेंट आई, चौटाला ने लगाए, फिर हुड्डा की गवर्नमेंट आई, उसने हटा दिए हुए चौटाला ने जो लगाए थे HCS वो बनाए थे, HIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स जो बनाई थी वो उसने हटा दिए। और फिर हुड्डा की गवर्नमेंट आई, हुड्डा ने राज किया, लेकिन फिर हुड्डा ने भी लगाए, फिर वो खट्टर साहब ने हटा दिया। ये क्या चक्कर है? मतलब एक गवर्नमेंट पलटी होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो वो पहले को क्यों हटा देती है? उसमें इसका जो आम जनता का उसमें उसका क्या दोष है? दरअसल इसमें क्या है, अगर एक बंदा नौकरी लग जाता है तो उसको परमानेंट रखना चाहिए। ये थोड़ा है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। देखो वैसे इसमें क्या है, कुछ तो होते हैं दुर्भावना की वजह से और कुछ होते हैं टेक्निकल गलतियों की वजह से। कुछ तो कोर्ट में जाकर जिनको कोर्ट खारिज करता है, ठीक है, कुछ को खारिज कराया जाता है। हुड्डा साहब के मामले में जो बंसीलाल जी की टीम पे जो भर्ती हुई थी, चौटाला जी की टीम पे जो भर्ती हुई थी 1600 जो फौज में, उस टाइम पे वो लगाए गए, आपने पता हो
जो बंसीलाल ट्रक के टाइम पर भी लगाए गए थे और चौटाला के टाइम पर भी कुछ थे वो लगाए गए। लेकिन बीजेपी ने ये दुर्भावना जरूर रखी, हुड्डा साहब ने दुर्भावना नहीं रखी। हुड्डा साहब के राज पर कोई कोर्ट से गलती आ गई होगी तो बेशक, हुड्डा साहब तो रोजगार देने के हक में रहे हैं भाई साहब, उन्होंने तो कच्चे कर्मचारी भी पक्के करे हैं, वो क्यों हटाओगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा होया भी नहीं। हुड्डा साहब को तो रोजगार के नाम पे और किसानी के नाम पे और गरीब आदमी को प्लाट देने के नाम पर किसी भी व्यवस्था पर एजुकेशन में कोई भी HIDC के तहत हटाए गए थे, यानी स्टेट इंडस्ट्रियल क्वालिटी फोर्स से, वो कोर्ट ने हटाए थे। कोर्ट ने हटाए थे, 36 हटाए थे। वो कोर्ट की कई बार है ना किसी चीज में कमी रह जाती है। वो तो पता है क्या, वो चौटाला साहब तो मतलब बच्चों को नौकरी लगाने के मामले में भी जेल में गए थे, वो एक अलग बात है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी अनदेखी हो जाती है उनमें हो जाता है वो, बल्कि लेकिन वो था बढ़िया, उन्होंने तो रोजगार ही दिया था। वो लोग कुछ ऐसा भी कहते हैं रोजगार दिया था, कुछ कहते हैं जेल में गई, वो अलग अलग राय हो जाती है। लेकिन टेक्निकल तौर पे ये देखना पड़ेगा अब वो कोर्ट की गलती की वजह से या दुर्भावना की वजह से। अगर दुर्भावना की वजह से कोई करता है तो गलत है, और अगर वो टेक्निकली है तो फिर उसमें कौन हाथ अड़ा सके भाई, कौन रोक सके उसमें दंगल भाई। लेकिन हुड्डा साहब तो के बारे में क्या होता है वो बिल्कुल सच है। वो कहते हैं भाई हुड्डा भी अगर हरियाणा का भला नहीं कर सकता फिर कोई भला भी नहीं कर सकता, ये सच है। आप देख लो, आप है ना किसी भी गांव के हरियाणा में सरकारें तो बहुत आई भाई साहब, पुरानी शादी 2004 से पहले के ब्याह की कैसेट मंगा लो, वीडियो कैसेट चलती थी भाई साहब। किसी भी गांव के गली देख लो आप, कैसे हालात थे, रास्ते नहीं थे, ऐसी गंदगी पड़ी थी। गांव में एक एक डेढ़ गली पक्की थी, डीगल में बता सकता हूँ मैं, ये पक्की 1-1.5 गली पक्की थी टोटल पूरे गांव में। कहीं पर कोई रिटेनिंग वॉल नहीं, कोई स्टेडियम नहीं था गांव में, कोई तौर तरीका नहीं। हुड्डा साहब ने 10 साल में हरियाणा को बहुत उठाया है, और खासकर एजुकेशन के मामले में तो खूब उठा। अब देखो ना कितना उठा रखा है यार, रोहतक, सोनीपत, ऐसे ऐसे कोर्सेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कितने तरह के, जनरल यूनिवर्सिटी, और यहाँ ये महिला कॉलेज खानपुरवाड़ा, अपनी PGI यूनिवर्सिटी को देख ले भाई साहब जाकर, क्या कि कितनी बड़ी यादी हो, और उसके बाद जो इन्हें काम करी वो देखो। हुड्डा साहब अगर एक बात ये सच है, दोबारा फिर आप इस बात को सुन लो, हुड्डा साहब भी अगर इस हरियाणा का भला नहीं कर सकते, कोई मुख्यमंत्री भला नहीं कर सकता। इतना बढ़िया आदमी कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब, इतना साफ दिल, इतना निर्दल, पहला मुख्यमंत्री जो आज भी अपना फोन खुद सुनता है। कोई फोन मिलाता है तो खुद उठाता है, पहला मुख्यमंत्री है जो अपना फोन भी खुद सुनता, अपनी जेब में रखता है। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा भाई साहब। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को तो ये संदेश देना चाहेंगे भाई, आज का जो दौर है बेरोजगारी की वजह से, संयम रखो, सरकार बदलेगी, रोजगार भी खुलेंगे, आप नशे की तरफ मत भागो। बेरोजगारी के कारण हमारे इलाके में क्राइम और नशा बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब, इतना नशा नहीं देखा। मेरे गांव में नशे की वजह से 2 डेथ हो चुकी हैं, जो मेरी जानकारी में, और कई होगी वो तो अलग है, 2-3 डेथ तो यहाँ होगी। तो गांव के साथ आप ये देख लो, 350 गांव है, एक डेथ भी, 700 जवान बच्चे चले, ऐसे बच्चे चले गए जो एक घर में अकेले हैं। ये पता नहीं इस टाइप का नशा आ रहा है अब आजकल। ये गोली दवाई, पहले तो नशा था सुल्फा दारू, चलो उसमें तो लोगों का काम चल जाता, कुछ दिमाग फिर जाता, उसको भी रोकथाम करना चाहिए। लेकिन अब तो नशा ही पता नहीं, चिट्टा, स्मैक, इंजेक्शन, ये नशे कहाँ से आ गए। गाँव में 100 बच्चे, 50-50 बच्चे इंजेक्शन लेने लग रहे, बहुत बुरे हालात है। लेकिन इस मामले में मेरे गांव में बड़ा रोकथाम चल रही है अभी, क्योंकि ये बड़ा सोशल सामाजिक गांव है भाई साहब, और इस गांव में भाईचारा बहुत तगड़ा है। भगवान की दया से यहाँ के बच्चे अपना उद्योग में भी लगे हुए हैं, वो अपना काम बढ़िया चला रहे हैं। और हम तो यही कहते हैं भाई, आगे सब बच्चों नशे से दूर रहना चाहिए और अपने काम धंधे की तरफ जाना चाहिए। भगवान की दया से जैसे डीगल पर मेर फिर रही काम चले, ऐसे ही हर एक गाँव के बढ़िया काम चले, परमात्मा सबको खुशी दे, यही कहना चाहिए।